नमस्कार साथियों, चैनल हिंदी विषय में साहित्य में आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने इस चैनल पे तैयारी करते हैं हिंदी की उच्च स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं की, और उसी तैयारी के क्रम में हम सॉल्व कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 10। प्रश्न संख्या रहेगी आज की 900 से 1000, यानी कि आज के 10 प्रश्न पत्र के माध्यम से अब तक हम 1000 हिंदी विषय एवं साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। ये वही प्रश्न हैं जो आपकी पिछली असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, पीजीटी, टीजीटी परीक्षाओं में पूछे गए हैं तथा आगामी सभी परीक्षाओं में आने की जिनकी पूरी संभावना है। तो आज की कक्षा का हमारा प्रकरण रहेगा आधुनिक काल, और आज की कक्षा से आगे के 3-4 दिन तक हम जितने भी प्रश्न सॉल्व करेंगे वो आधुनिक काल से संबंधित करेंगे। कारण क्योंकि आधुनिक काल में गद्य खंड और पद्य खंड 2 खंड हैं, काफ़ी विस्तृत आधुनिक काव्य है, काफ़ी ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसके अलावा जो अन्य विधाएं हैं, रिपोर्टाज, जीवनी, आत्मकथा, इससे संबंधित भी हम प्रश्न सॉल्व कर चुके हैं। अब जो प्रश्नों की प्रकृति रहेगी वो कुछ मिले जुली प्रकृति रहेगी। जैसा कि मैंने कहा, मेरा उद्देश्य यह है कि इन प्रैक्टिस सेट्स अथवा टेस्ट पेपर के माध्यम से मैं आपके संपूर्ण सिलेबस का रिवीजन कर पाऊँ। तो आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। अंग्रेजी राज के गुप्तचर विभाग में मैथिली शरण गुप्त की किस कृति का अर्थ जनाना हिंदुस्तान समझा? क्योंकि जो अंग्रेज लोग थे वो इतनी अच्छी हिंदी नहीं जानते थे, तो उन्होंने क्या सोचा कि भारत भारती का मतलब है जनाना हिंदुस्तान, भारत भारती, भारती का तात्पर्य उन्होंने स्त्री लगाया, जनाना है ना, मर्दाना जनाना 2 शब्द होते हैं ना, तो बस वही। किस कवि ने मैं शैली अपनाई का दावा किया? तो यह सही उत्तर है इसका निराला, सही उत्तर होगा इसका निराला। मैं शैली अपनाई का दावा किया, निराला। परिमल और अनामिका के रचयिता कौन हैं? तो परिमल और अनामिका ये दोनों कृतियां हैं निराला जी की। समरसता मूलक आनंदवाद की पृष्ठभूमि पर लिखी गई जयशंकर प्रसाद की कृति कौन सी है? सही उत्तर है कामायनी। कामायनी में 15 सर्ग हैं और जिसका सबसे अंतिम सर्ग कौन सा है? आनंद। ठीक है, तो इसी आनंदवाद की पृष्ठभूमि में कि मनुष्य किस प्रकार अपने जीवन में विभिन्न कठिन और विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए अंत में आनंद की प्राप्ति कर सकता है, इसी उद्देश्य से उन्होंने यह कृति लिखी थी और इसको सफलतापूर्वक उन्होंने अपनी कृति में दर्शाया भी है। तो सही उत्तर है कामायनी। ये इस प्रकार के प्रश्न आपसे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती और पीजीटी के लेवल पे पूछे जाएंगे। हाँ जी, जो विद्यार्थी यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी मेरे चैनल से कर रहे हैं, मैं उन्हें बता दूं कि जैसा कि पेपर से स्पष्ट है, इस बार पेपर का स्तर बढ़ा दिया गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं, तो अब जैसा कि मैं कह देती हूँ आपसे कि कम से भी टीजीटी में काम चल जाएगा, लेकिन इस बार काफ़ी अच्छा आपको पेपर देखने को मिलेगा। तो इन प्रश्नों को कठिन समझकर इग्नोर करने की गलती ना करें। थोड़ा सा आपको अपना लेवल भी हाई करना पड़ेगा, हमें भी, मतलब आपको क्या, हमें भी। किस कवि ने मैथिली शरण गुप्त के सामने स्वयं को महज डिप्टी राष्ट्र कवि माना है? रामधारी सिंह दिनकर। अब देखिए, राष्ट्र कवि की संज्ञा 2 लोगों को दी जाती है हिंदी साहित्य में, पहले मैथिली शरण गुप्त और बाद में यही संज्ञा दिनकर की कृतियों से प्रभावित होकर उन्हें भी दी जाने लगी राष्ट्र कवि की। लेकिन दिनकर की ये सहृदयता थी, ये विनय थी कि उन्होंने कहा कि मैं तो सिर्फ एक डिप्टी राष्ट्र कवि हो सकता हूँ मैथिली शरण गुप्त के सामने, मैं बहुत छोटा हूँ, है ना, मैं उनकी बराबरी नहीं कर सकता। तो ये महान लोगों की परिचयात्मक होती है। जो ओछे लोग होते हैं ना, वो तो पुरस्कार पाके घमंड करने लगते हैं, और जो महान लोग होते हैं ना, वो फलों से लदे पेड़ के समान झुक जाते हैं। बुंदेली लोक शैली में गाए जाने वाले छंद में रची सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कविता स्वाधीनता आंदोलन का नारा बनी? बुंदेली छंद, बुंदेली लोक शैली में। तो जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, खूब लड़ी बुंदेले हर बोलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी। तो सही उत्तर है झांसी की रानी। कल का पेपर देखते हैं, इसमें एक प्रश्न था 39 नंबर पे, हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास ग्रंथ का लेखक कौन है? तो इसका उत्तर मैंने आगे ही बताया था और आगे ही सही उत्तर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस कवि को सहजता का कवि
कहा जाता है? सहजता का, यानी जो बहुत सरल लिखते हैं, सहजता का कवि किसे कहा जाता है? भवानी प्रसाद मिश्र को। महादेवी वर्मा की यामा में कितनी कृतियां सम्मिलित हैं? जो महादेवी वर्मा का संग्रह है यामा, उसमें कितनी कृतियां सम्मिलित है? तो इसका उत्तर मैं चेक कर लेती हूँ। इसका सही उत्तर है 4। यामा में कितनी कृतियां या खंड है? 4। आत्मजयी के रचनाकार कौन हैं? हम सभी जानते हैं, कुंवर नारायण। कुंवर नारायण आत्मजयी। ब्रजभाषा का आधुनिक कवि इनमें से कौन है? इसका उत्तर आप बताइएगा, मुझे माइंड में आ रहा है जगन्नाथ दास रत्नाकर। और रचना कौन सी है? उद्धव शतक है ना, गंगा अवतरण, उद्धव शतक बहुत सारी हैं इनकी, पर उद्धव शतक काफ़ी फेमस है। कैदी और कोकिला की रचना किसने की है? तो कैदी और कोकिला यह बहुत ही प्रसिद्ध कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की। हरिवंश राय बच्चन की जो रचना है वह कौन सी है? मधुबाला, मधुशाला, मधुकलश और नित्या निमंत्रण। तो एक तरीके से देखी जाए तो ये सभी उनकी रचनाएं, तो इस प्रश्न को यहाँ से हटा देते हैं। आंसू की बालिका किस कवि की रचना है? तो आंसू की बालिका यह रचना है सुमित्रा नंदन पंत की। आधुनिक हिंदी में राम काव्य का लोकप्रिय प्रबंध काव्य कौन सा है? अब आधुनिक की बात कर रहा है, यदि भक्ति काल का पूछे तो रामचरितमानस, लेकिन जब आधुनिक काल में पूछे तो फिर साकेत है ना। साकेत का नवम सर्ग उर्मिला का विरह वर्णन काफ़ी फेमस है, चैनल पे हम पढ़ चुके हैं, अभी तक नहीं पढ़ा हो तो देख लीजिएगा आप प्लेलिस्ट से, ठीक है। इसके अलावा जो नए विद्यार्थी चैनल से जुड़ रहे हैं उनसे मैं ये कहूँगी कि प्रतिदिन ये टेस्ट पेपर हमारे साथ सॉल्व करिए, तथा जो रह गए हैं, जो छूट गए हैं, उनके लिए क्रमबद्ध रूप से प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसे चेक कर लीजिए। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो उसके पुराने पेपर चैनल पे उपलब्ध हैं, आप उसको भी प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हैं। तो यानी कुल मिला के यदि आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जरूर चेक करें अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। कौन सी कहानी लग रही है, कौन से निबंध, नाटक, उपन्यास लग रहे हैं, सब कुछ आपको मिल जाएगा, बस प्लेलिस्ट चेक करनी है। मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति है, यह कथन किसका है? निराला का। निराला ने कविता को किससे मुक्त किया? छंदों से मुक्त कर दिया, है ना। तुकांत रचना भी वो नहीं करते थे और इतना अच्छा लिखा कि बाद के कवियों ने उनका अनुसरण किया। उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। चुभते चौपदे, चोखे चौपदे किस कवि की रचनाएं हैं? तो ये रचनाएं हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की। राष्ट्र कवि की उपाधि से किसे विभूषित किया गया है? मैथिली शरण गुप्त को। किस कवि ने गांव गांव, घर घर घूमकर, रात रात भर घरों के पिछवाड़े बैठकर सोहर और विवाह गीतों को चुन चुनकर उनसे कविता कौमुदी संकलन तैयार किया? राम नरेश त्रिपाठी। ये लाइन एज इट इज़ आपको शुक्ल की बुक में मिल जाएगी। और वैसे इनका वो जो संकलन है जो लोकगीतों का, वो कौन सा है? कविता कौमुदी। तो इसके रचयिता कौन है? राम नरेश त्रिपाठी जी। छायावाद के उपादानों को लेकर किस कवि ने श्री शारदा पत्रिका में लेखमाला लिखी? मुकुटधर पांडे। छायावाद के उपादानों को लेकर ये कल मैंने आपको इसका डिस्क्रिप्शन बताया था, तो मुकुटधर पांडे ने लिखी। रो बहु सब मिले आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाई, किसकी पंक्तियां हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र की। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास, जिसके रचयिता हैं हरिओद। वही हरिओद जिनका वैदेही वनवास, चौखे चौपदे, चुभते चौपदे ये काफ़ी फेमस हुए। हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, पंक्तियों के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद किस युग के कवि हैं? इंटरेस्टिंग प्रश्न है। द्विवेदी युग के अंतर्गत आते हैं। जब मैथिली शरण गुप्त जहाँ है ना, वहीं हरिओद जी आपको मिल जाएंगे द्विवेदी युग में। किस कवि ने खड़ी बोली के साथ साथ ब्रिज भाषा में काव्य रचना नहीं की? ऐसा कौन कवि है जिसने केवल और केवल खड़ी बोली में की है? सही उत्तर है महादेवी वर्मा। इन्होंने केवल खड़ी बोली में करी है, बाकी श्रीधर पाठक ने ब्रज भाषा में भी लिखा है, अयोध्या सिंह उपाध्याय ने भी लिखा, नाथुराम शंकर शर्मा इन्होंने भी लिखा है, बस महादेवी वर्मा ने ब्रज भाषा में नहीं लिखा, खड़ी बोली में ही लिखा है। मैं नीर भरी दुख की बदरी, महादेवी वर्मा की पंक्तियां हैं। गीत फरोश किसकी रचना है? तो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्र की है। जूही की कली किसकी रचना है? यह निराला जी की रचना है। छायावाद के 4 स्तंभों में किसकी गणना नहीं की जाती? प्रसाद पंत और महादेवी वर्मा की, और निराला की जाती है, राम कुमार वर्मा की नहीं की जाती। तो मूलतः जो आज आपके प्रश्न है ना, ये कविता से संबंधित है। ये जो खंड मैं आपको करवा रही हूँ ये पद्य खंड है ना, आधुनिक काल का पद्य खंड से संबंधित प्रश्न मैं आज आपको करवा रही हूँ।
निराला की पहली काव्य रचना कौन सी है? तो निराला की जो पहली काव्य रचना है वह है जूही की कली। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा है? डॉक्टर नगेंद्र ने। कला और बूढ़ा चांद किसकी कृति है? कला और बूढ़ा चांद पुराने पेपर में पढ़े आए हैं हम, सुमित्रा नंदन पंत की। बाल मुकुंद गुप्त किस युग के रचनाकार हैं? तो बाल मुकुंद गुप्त ये द्विवेदी युग के हैं। अवला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध आंखों में पानी, मैथिली शरण गुप्त की प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। तो ये सभी जो प्रश्न है वो कविता से संबंधित हैं। ठीक है। संध्या कांकली के रचयिता कौन है? तो संध्या कांकली के रचयिता है निराला। संध्या कांकली के रचयिता है निराला। नाम से ही स्पष्ट है संध्या कांकली कितना निराला नाम है। कुरुक्षेत्र किसकी रचना है? दिनकर की। निराला द्वारा रचित प्रसिद्ध शोक गीत कौन सा है? सरोज स्मृति, जो अपनी पुत्री सरोज की मृत्यु पर लिखा था। प्रेम और मस्ती की काव्यधारा का कवि कौन है? हरिवंश राय बच्चन। प्रेम और मस्ती, हालावाद, हरिवंश राय बच्चन। महाप्राण की उपाधि किस कवि के नाम के साथ जोड़ी जाती है? तो निराला को महाप्राण कहा जाता है। निराला के नाम के साथ महाप्राण की उपाधि जोड़ी जाती है। सखा श्री कृष्ण के गुलाम राधा रानी के किस रचनाकार की पंक्ति है? तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्ति है। सखा राधा रानी के और गुलाम नहीं, सखा श्री कृष्ण के और गुलाम किसके हैं? राधा रानी के। सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन पुस्तक किसने लिखी है? सचिरानी गुरुटू ने। तो सचिरानी गुरुटू ने एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम है, यानी इन्होंने जो शोध कार्य किया था उसका नाम है सुमित्रा नंदन पंत काव्य कला और जीवन दर्शन। ठीक है। अब बहुत से विद्यार्थी मुझसे कहते हैं कि हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप उसका टॉपिक बता दीजिए, है ना। तो आपको हिंदी साहित्य का कौन सा पार्ट अच्छा लगता है, उससे संबंधित आप कोई भी टॉपिक ले लीजिए। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त का जन्म कहाँ हुआ था? चिरगांव में। निराला से बढ़कर स्वच्छंदतावादी कवि हिंदी में कोई है ही नहीं। कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। अब देखते हैं 44 का नंबर, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद, यह पंक्ति किसकी है? सुमित्रा नंदन पंत की है। आनी राव के इसमें अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, पैधन विदेश चली जाती है अति ख्वारी। पंक्तियां हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र की। सन 1857 के प्रथम स्वाधीनता संग्राम पर किसकी रचना उस दौर में प्रेरणा स्रोत थी? तो 1857 के संग्राम पर आधारित रचना कौन सी थी? झांसी की रानी। और ये किसने रची थी? सुभद्रा कुमारी चौहान ने। तो यही सही उत्तर है, प्रेरणा स्रोत यही थी। सियाराम शरण गुप्त किस विख्यात कवि के अनुज थे? तो मैथिली शरण गुप्त के अनुज कौन थे? सियाराम शरण गुप्त। प्रिय प्रवास कृति किस विधा में है? तो ये प्रबंध काव्य है। निराला की साहित्य साधना पुस्तक किसने लिखी है? रामविलास शर्मा ने। और किसके नवीन छंद को देखकर रबड़ छंद कहकर मजाक उड़ाया गया? निराला ने। निराला के छंद को किसी ने, विद्वानों ने रबड़ छंद कहकर उसका मजाक उड़ाया। तो ये हो गया आपका 50 प्रश्न। अब 51वें नंबर का प्रश्न हम देखते हैं। तो आज का जो आपका ये पूरा टेस्ट पेपर रहेगा या प्रैक्टिस सेट रहेगा, टेस्ट पेपर भाई उन लोगों के लिए है जिन्होंने तैयारी कर ली है, उनके लिए रिवीजन पत्र, मूल्यांकन पत्र टेस्ट पेपर के लिए, और जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह एक प्रैक्टिस सेट हो सकता है। आगे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की किस कृति को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला कहा गया है? सही उत्तर है इसका झरना। किस कवि ने घोषणा करी कि जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं? दिनकर ओज के कवि हैं, है ना, राग और ओज के कवि, है ना। उर्वशी में राग और रश्मि रथी में ओज। जागृत युग के स्वप्न फूलों से नहीं चिनगारियों से सजाए जाते हैं। ठीक है। अब आप जहाँ आवश्यक नहीं है वहाँ मैं ऑप्शन नहीं पढ़ती हूँ, तो जो नए विद्यार्थी हैं वो थोड़ा परेशान ना हो, क्योंकि लगभग काफ़ी व्याख्या के साथ मैंने नेट के पुराने पेपर सॉल्व करवाए हैं। और आप लोग जब चैनल पे प्लेलिस्ट में पुराने पेपर पढ़ोगे ना तो देखोगे कितनी व्याख्या के साथ पढ़ा है। और अब क्योंकि परीक्षा यूपी टीजीटी पीजीटी वालों की परीक्षा में तो 6-7 दिन ही हैं, तो उस हिसाब से थोड़ा जल्दी चलेंगे। गांधी पंचशती का रचयिता कौन है? तो गांधी पंचशती यह पुस्तक लिखी थी भवानी प्रसाद मिश्र ने। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष कब शुरू हुआ था? सही उत्तर है 1954। दोबारा पढ़ के सुनाती हूँ, ध्यान दे लीजिएगा। ऑप्शंस की आवश्यकता यहाँ बिल्कुल भी नहीं पढ़नी चाहिए आपको।
गांधी पंचशती, भवानी प्रसाद मिश्र और नई कविता पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1954। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943। तार सप्तक से 1 से 2 3 आ जाए तो कोई गजब की बात नहीं है, लेकिन एक प्रश्न जरूर आएगा, तो तार सप्तक जरूर याद कर लीजिएगा ट्रिक के माध्यम से। कौन सा तार सप्तक का कौन सा कविता, ये सब कैसे याद करोगे वो आप देख लो, लेकिन याद जरूर करना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए। कौन बात करता है ऐसी? बाल कृष्ण शर्मा नवीन बात कर रहे हैं। अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पुस्तक किसकी है? अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या पुस्तक किसकी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास जिनकी है ना, उन्हीं की है यह पुस्तक, अज्ञेय और आधुनिक रचना की समस्या। तार सप्तक में से इनमें से किस कवि की रचना का समावेश नहीं है? रघुवीर सहाय। तो यहाँ तार सप्तक शब्द खाली लिखा हो तो उसका मतलब है प्रथम तार सप्तक। इसके साथ दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक तो वो लिखेंगे, लेकिन जब दूसरा तीसरा ना लिख कर केवल तार सप्तक लिख देते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, तार सप्तक मीन्स पहला वाला तार सप्तक। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती। कौन सी रचना की ये पंक्तियां हैं? तो ये 100% कामायनी की यह पंक्तियां हैं। ठीक है, हंड्रेड % कुछ नहीं होता है भाई। ये आंसू की पंक्ति इसमें दे रखी हैं कि ये आंसू जो इनकी रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसकी पंक्तियां हैं। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। इसको थोड़ा चेक कर लेते हैं प्रश्न। ठीक है, दोबारा आ जाते हैं इसी पे। सुमित्रा नंदन पंत। तुम वहन कर सको जन मन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। तो ये सुमित्रा नंदन पंत की पंक्तियां। कुरमुत्ता किसकी रचना है? निराला की। क्वासी किसकी रचना है? तो क्वासी रचना है बालकृष्ण शर्मा नवीन की। विजयदेव नारायण शाही की कृति कौन सी है? मछली घर। ठीक है। क्वानो नदी सर्वेश्वर द्वार सक्सेना की है। साये में धूप दुष्यंत कुमार का प्रसिद्ध गजल संग्रह है। और मछली घर विजयदेव नारायण शाही का है। मछली घर कई बार आया, लेकिन मुझे इसका नहीं पता था कि मछली घर किसकी रचना है। आज मैं भी याद कर रही हूँ, आप भी याद कर लीजिए हमेशा के लिए। विजयदेव नारायण शाही की रचना है मछली घर। मछली नारायण शाही विजयदेव नारायण शाही मछली घर, याद कर लीजिए। संसद से सड़क तक कविता संग्रह किस कवि का है? धूमिल का है और पुरस्कृत भी है। दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष कौन सा है? तो दूसरा तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष हो गया 1951। इसमें कुछ प्रश्नों के क्या है कि पहले मैंने टेस्ट पेपर 50-50 की फॉर्म में करवाने की सोच रही थी, तो उस तरीके से नंबर लिखे हुए हैं तो उसमें भी कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए। बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन, छोड़ अभी से इस जग को। ये किसकी पंक्तियां? सुमित्रा नंदन पंत की। कनुप्रिया किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की। रचनाकारों में मूलतः गीतकार कौन है? सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, जानकी वल्लभ शास्त्री और निराला। तो गीतकार जो हैं वो हैं जानकी वल्लभ शास्त्री। वैसे प्रसाद ने भी बहुत सुंदर गीत लिखे हैं, लेकिन इसमें जानकी वल्लभ शास्त्री है। कविता में सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कौन सा आंदोलन चलाया गया? प्रगतिवादी आंदोलन, मार्क्सवादी। नवीन विलोचन शर्मा केसरी कुमार किस वाद से संबंधित हैं? नकेनवाद से, है ना। नागार्जुन का वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र। किस दौर में कविता ने अंबर के स्थान पर धरती की बात पर बल दिया? प्रगतिवाद में, यानी काल्पनिक बातों से। अंबर यानी काल्पनिक, धरती यानी जो हकीकत है, उस जमीन से जुड़ी बातें। भवानी प्रसाद मिश्र की रचनाएं अज्ञे द्वारा संपादित किस सप्तक में संकलित है? दूसरा सप्तक में। नई कविता नामकरण का श्रेय किसको जाता है? जगदीश गुप्त को। 1965 में किस कवि के संपादन में प्रकाशित प्रारंभिक पत्रिका संकलन से अकविता का दौर प्रारंभ हुआ? जगदीश चतुर्वेदी। जगदीश गुप्त ने नई कविता करी और जगदीश चतुर्वेदी ने अकविता करी। मुक्तिबोध की चर्चित लंबी कविता कौन सी है? अंधेरे में।
आपके सिलेबस में लगी हो तो बता दूं, अंधेरे में कविता सहित मुक्तिबोध की अन्य महत्वपूर्ण कविताएं, ब्रह्म राक्षस, भूल गलती, ये सब चैनल पे पढ़ चुके हैं, तो आप वहां से इसको देख लीजिएगा। नई कविता पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो इसका जो प्रकाशन होता था वह होता था इलाहाबाद से। यहदीप अकेला कविता के रचयिता हैं अज्ञ। सुमित्रा नंदन पंत ने अब अपनी किस कृति की भूमिका में भाषा, अलंकार, छंद, शब्द और भाव के सामरस्य पर विचार व्यक्त किए? सही उत्तर है पल्लव। पल्लव को छायावाद का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये प्रश्न पूछा जाता है इसलिए बता दिया। चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य संग्रह किसका है? मुक्तिबोध का है। मेरे पास ये काव्य संग्रह, इसी में से तीनों कविताएं आपको मैंने ये पढ़ाई थी। अधिकतर जो बुक्स एमए के सिलेबस में है ना, वो ही मेरे पास हैं। जो राजस्थान में एमए का जो सिलेबस था ना, उसकी जो बुक्स हैं वो मेरे पास है। दुख सबको मांझता है किस कवि का कथन है? अज्ञे का। हल्दी घाटी किसकी रचना है? श्याम नारायण पांडे जी की रचना है हल्दी घाटी, और बहुत ही दिल को झंकृत कर देने वाली रचना है हल्दी घाटी, श्याम नारायण पांडे। लोकायतन किस विधा की कृति है? तो लोकायतन एक प्रबंध काव्य है। लोकायतन क्या है? प्रबंध काव्य है, और इसके रचयिता हैं पंत। मैं मरूंगा सुखी, मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं, ये पंक्तियां किसकी हैं? ये अज्ञे की हैं। यह अज्ञे की पंक्तियां हैं। अज्ञे को पढ़ने का अपना एक मजा है ना। इन कवियों को मैं पढ़ूं, इन लेखकों के बारे में पढ़ूं, इनकी कृतियां पढ़ूं, इसी उद्देश्य से ये चैनल शुरू किया था। शुरू में मैंने आपका बंची और गोदान पढ़ाए थे, लेकिन धीरे धीरे आप लोगों के कमेंट आते गए और कुछ और ही तरफ हम बढ़ चले, है ना। लेकिन अपने शौक को भी हम पूरा करेंगे। जल्दी ही एक ऐसा मंच लेकर आऊँगी जहाँ हम सिर्फ और सिर्फ इनके बारे में बात कर सके। किताबों को पढ़ेंगे, इनकी अच्छी अच्छी कृतियों को पढ़ेंगे, अच्छी अच्छी रचनाओं को पढ़ेंगे। जल्द ही उसकी तैयारी मैं करूँगी। एक बार आप लोगों के ये नज़दीकी पेपर हो जाए, है ना। लॉकडाउन के बाद आप लोगों के जो पेपर हो रहे हैं उसके लिए आप लोगों ने काफ़ी इंतजार किया, तो पहले उसकी तैयारी करते हैं, फिर इन कृतियों को पढ़ेंगे। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक श्रृंखला में कितने सप्तक प्रकाशित हुए हैं? 4। राहों के अन्वेषण की बात किसमें की गई है? तार सप्तक में। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ तो कल वहाँ चले, भगवती चरण वर्मा। दीवानों के चरण तो कभी रुकते ही नहीं है ना, इधर उधर घूमते रहते हैं, है ना। बहुत ही प्यारी पंक्ति, देखिए क्या गर्व के साथ उन्होंने लिखा होगा कि मैं मरूंगा सुखी क्योंकि मैंने जीवन की धज्जियां उड़ाई हैं। अज्ञे। शकुंतला माथुर किस सप्तक में सम्मिलित थी? दूसरा सप्तक। मैंने आपको पहले कहा ये सप्तक चारों रटने पड़ेंगे, और चाहते हैं कि मैं इसकी कोई ट्रिक बना के, अगर आपको मेरी ट्रिक्स अच्छी लगती हो तो बताइएगा, तो कोशिश करते हैं। ताप के तापे हुए दिन किसकी रचना है? ताप के तापे हुए दिन त्रिलोचन की रचना है। किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है? माखनलाल चतुर्वेदी। मुक्त छंद का प्रणेता कौन है? या मुक्त छंद की प्रथम कविता किस कवि ने रची? निराला ने। आधुनिक हिंदी कविता में किस कविता को बैठे ठाले का धंधा कहा गया है? प्रयोगवाद को लोगों ने कहा कि प्रयोगवाद कुछ नहीं है, बैठे ठाले का धंधा है। समरस थे जड़िया चेतन, सुंदर साकार बना, चेतनता एक बिलस्ती, आनंद अखंड घना था। अब यह तो 100% कामायनी की ही पंक्तियां, क्योंकि ये हमने पढ़ी हैं। नई कविता के प्रतिमान पुस्तक लक्ष्मीकांत वर्मा। दोबारा से देख लीजिएगा, प्रश्न आएगा और आप इसे गलत करके नहीं आएंगे। नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान नामवर सिंह। दोबारा बोल रही हूँ, नई कविता के प्रतिमान लक्ष्मीकांत वर्मा और कविता के नए प्रतिमान, यह पुस्तक है नामवर सिंह की। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बहुचर्चित व्यंग्य प्रधान रचना कौन सी है? कुकुरमुत्ता। सुनबे गुलाब, है ना। प्रारंभिक पंक्तियां। मंगल सिंह सुमन किस युग के कवि हैं? तो शिव मंगल सिंह सुमन यह प्रगतिवादी युग के कवि हैं। हिमतरंगिणी रचना है माखनलाल चतुर्वेदी की। हालावाद के प्रवर्तक हैं हरिवंश राय बच्चन। आधुनिक मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। अंतिम 100वें नंबर का प्रश्न है, हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती? इंदुमती। 11 वर्ष का समय, रानी केतकी की कहानी और कानों में कंगना। तो कानों में कंगना की नहीं होती, एक अंतिम प्रश्न कहानी का इसमें प्रिंट हो गया है। तो कुल मिला के आपका आधुनिक पद्य के इम्पॉर्टेंट प्रश्न जो पूछे जाते हैं, बार बार जो रिपीट होते हैं, वो हमने कर लिए। अब कल के पेपर में कुछ नया पढ़ाऊंगी आपको। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। एक छोटे से वीडियो की कोशिश करूंगी कि मैं ला पाऊँ, ऐसा ही छोटा सा वीडियो ट्रिक वाला। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो क्या करना है आप सभी जानते हैं, मैं नहीं बताऊंगी।
अब जो कुछ करना है आपको करना है, मैंने मेरा काम कर दिया है। मिलती हूँ कल, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। प्लेलिस्ट चेक करते रहिए और अगर अच्छा लगे तो अपने मित्रों में भी शेयर कीजिएगा।